मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान का टेस्ट नंबर 12। इससे पहले मैं आप लोगों को 11 टेस्ट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने उन सभी टेस्टों को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी टेस्टों का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर बी है 10.1 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर सी है 1.01 गुणे 10 के पावर 6 पास्कल। ऑप्शन नंबर डी है 10.1 गुणे 10 के पावर 6 पास्कल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? 1.01 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसको मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का उपयोग होता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शुद्ध गति की श्यानता। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक सूचक। ऑप्शन नंबर डी है प्रकाशिक क्रियाकलाप। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृष्ठ तनाव। स्टैग्मोमीटर का प्रयोग पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक घूमता हुआ पहिया। ऑप्शन नंबर बी बंदूक की एक चलती हुई गोली। ऑप्शन नंबर सी गतिशील पत्थर। ऑप्शन नंबर डी एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जिसमें गति अधिक होगी वो उसमें कार्य क्या होगा? अधिक किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी, जिसके कारण इसमें कार्य क्या होगा? अधिक होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंदूक की एक चलती हुई गोली में कार्य क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि जिसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी उसमें कार्य अधिक किया जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी W बराबर F इंटू एस। देखिए एस क्या होता है? जब भी कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो हमेशा उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि जितनी वो दूरी तय करेगा पुनः उसी दूरी पर, यानी उसी स्थान जहाँ से वह चलना शुरू करता है पुनः उसी स्थान पर दोबारा आ जाता है, जिसके कारण उसका विस्थापन क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो विस्थापन शून्य हो जाएगा तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा? इन W का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0 जूल। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 जूल होगा, क्योंकि विस्थापन हमारा क्या है? शून्य है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को डॉट की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना दिया गया है? 9800 जूल। 9800 जूल बराबर m का मान कितना दिया गया है? 70 kg। और g का मान कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और h हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। h बराबर कितना आ जाएगा? 9800 बटा में 70 गुणे 10, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 सते 98, यानी h की ऊंचाई कितनी आ गई? 14 मीटर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 मीटर।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कंठनली, ऑप्शन नंबर बी नसागुआ, ऑप्शन नंबर सी ग्रसनली, ऑप्शन नंबर डी है ग्रसनी। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रसनी। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग क्या है? ग्रसनी है। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डॉट डॉट होते हैं। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बहुत कमजोर, ऑप्शन नंबर बी मजबूत, ऑप्शन नंबर सी बहुत मजबूत, ऑप्शन नंबर डी कमजोर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डॉट डॉट होते हैं। तो जितने भी बड़े परमाणु होते हैं जिनकी त्रिज्याएं अधिक होती हैं उनके जो बंध बनने होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। जिनकी त्रिज्या कम होती है उनके बंध क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत कमज़ोर। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने को ले जाने पर आयतन क्या होगा? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये आपका आयतन है और ये आपका टेम्परेचर है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो आयतन का हमारा जो ग्राफ बनता है ऐसे बनता है, ठीक है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा आयतन क्या होगा? न्यूनतम होगा। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमारा आयतन क्या होता है? बढ़ता जाता है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा आयतन जो होता है न्यूनतम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद हमारा क्या होता है? आयतन बढ़ता जाता है। यानी 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है, उसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। अगर घनत्व की बात करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद घनत्व हमारा क्या होता है? कम होता जाता है। क्योंकि घनत्व और आयतन में संबंध होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। जैसे जैसे हम आयतन को बढ़ाते जाते हैं उस वैसे वैसे हमारा घनत्व क्या होता है? अगर हम आयतन को बढ़ा रहे हैं तो हमारा घनत्व क्या होता है? कम होगा। अगर हम घनत्व को बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन क्या होगा? कम होता चला जाएगा। एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 12। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे पूछा है NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ H2O में कितने परमाणु हैं तो कितने हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, टोटल कितने परमाणु हुए? 3 परमाणु हुए। उसी प्रकार हमसे पूछा है NH4 का होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 और नाइट्रोजन के 1, 4 1 5 5 दूना 10, ऑक्सीजन के 4 और सल्फर के 1, 4 1 5, यानी टोटल कितने परमाणु हो गए? 15 परमाणु। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 परमाणु। NH4 का होल ट्वाइस SO4 में कितने परमाणु होंगे? 15 परमाणु। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है Ca3 इंटू PO4 का होल ट्वाइस में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? टोटल कितने परमाणु होंगे? कैल्शियम में कितने परमाणु? 3 परमाणु। फास्फोरस में कितने परमाणु? 1। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 4 4 1 5 5 दूना 10 3
13। टोटल कितने परमाणु हो गए? 13 परमाणु। Ca3 इंटू PO4 का उल्टा इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 13 परमाणु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता पूछा है। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला आता है CuO। संयोजकता का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत। इसकी संयोजकता अगर हम पूछते कॉपर संयोजक की संयोजकता क्या होगी, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 1 है। तो इसके विपरीत होता है, उल्टा होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे NH4Cl, अगर हम कहें कि अमोनिया की संयोजकता कितनी होगी, तो इसके विपरीत अमोनिया की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर क्लोरीन की संयोजकता की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसी प्रकार क्यूप्रस ऑक्साइड का हमसे पूछा है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 होगी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन की संयोजकता पूछता तो कितना हो जाता? 1 हो जाता। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 3। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 डाट डाट को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन। तो कह रहा है कि किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज। सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। सेलुलोज का मतलब होता है सेलुलोज किस में पाया जाता है? घासों में पाया जाता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है? घासों में पाया जाता है। यानी सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों में को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विलवणीकरण क्या है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यह पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करती है, ऑप्शन नंबर सी है यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर डी है यह सड़न क्षय की प्रक्रिया है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करती है। विलवणीकरण प्रक्रिया क्या है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, ऑप्शन नंबर सी निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। ये गलत है क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? कैल्शियम और पानी का जब अभिक्रिया होता है उस समय अभिक्रिया की तीव्रता क्या होती है? अधिक हो जाती है, कम नहीं होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। जब कैल्शियम को आप पानी में नहाते हैं तो तैरना शुरू कर देता है, ये सही है। निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, ये भी सही है। H2 गैस निकलती है, ये भी सही है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अभिक्रिया की तीव्रता को कम होती है। अभिक्रिया की तीव्रता कम नहीं होती है, अधिक होती है जब कैल्शियम और पानी आपस में क्रिया करते हैं। तो
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दांत, ऑप्शन नंबर बी रक्त, ऑप्शन नंबर सी पित्त, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दांत। दांत जो आपका होता है कैल्शियम का बना होता है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर बी लघु रेंज बल, ऑप्शन नंबर सी विद्युत स्थैतिक बल, ऑप्शन नंबर डी है गुरुत्वीय बल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल। वह रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है 0 1 2, ऑप्शन नंबर बी 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी है 2 1 0, ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3। तो आप सबसे पहले आप जान लीजिए धन आवेशिक तत्वों में बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3 होते हैं। अगर ऋणावेशित तत्वों के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो उदासीन होते हैं जिनके बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनकी कक्षाएं पूर्ण होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन तत्व कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। यानी धनावेशिक तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 1 2 3, अर्थात इनके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सामान्य मानव रक्त है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है उदासीन, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी अम्ल या क्षार परिवर्तनशील, ऑप्शन नंबर डी है थोड़ा क्षारीय। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। 7.4 यानी 7 से 14 की तरफ हम जितने जाएंगे उतनी क्षारीयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। और 7 से 0 की तरफ जितने हम जाते हैं वहाँ पे क्या होती है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो 7.4 है, तो इसका मतलब हमारा जो मानव का रक्त है वो कैसा होता है, थोड़ा क्षारीय होता है। यानी मानव रक्त कैसा होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है। आपके लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो धातु अधिक तत्परता कब बनाती है, जिसके बातम कक्षा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी तत्परता सबसे अधिक होती है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्योंकि इसका अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहले 2 8 और 1, इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी तत्परता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन बातम कक्षा में जिसके कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी तत्परता अधिक होगी, उसके बाद 2 की, उसके बाद 3 की। यानी सबसे अधिक किसकी होती है, जिसके बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। उससे कम किसकी होगी, जिसके बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। सबसे कम किसकी होगी, जिसके बातम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम। ये रहे आज के हमारे सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए ये भी कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।